नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है आपकी वो हिंदी की है और इसका एक पार्ट पहले हम अपलोड कर चुके हैं। ये इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर जो हम ये सब टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका है हिंदी भाषा की उपभाषा और बोलियाँ। तो जब हम बात करते हैं हिंदी की उपभाषा के बारे में, तो हिंदी की 5 उपभाषाएँ और जो बोलियाँ हैं इसकी 17 बोलियाँ हैं। अगर हम इसमें नेपाली को ऐड कर देते हैं तो इसकी 18 बोलियाँ हो जाती हैं। तो सबसे पहले है आपकी पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी का जो क्षेत्र है वो आपका यूपी का क्षेत्र और आपका हरियाणा, फिर दिल्ली, इस क्षेत्र में पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। और इसकी जो बोलियां हैं वो आपकी पहली कौरवी या फिर कहें खड़ी बोली, दूसरा आपका ब्रजभाषा, तीसरी आपकी हरियाणवी, चौथी आपकी कन्नौजी और 5वीं बुंदेली। ये इसकी 5 बोलियां हैं। जब हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी के बारे में, तो पूर्वी हिंदी का जो क्षेत्र है वो आपका यूपी का पूर्वांचल इलाका जो कि बिहार से सटा हुआ है, वहाँ पे बोली जाती है। और इसकी जो बोलियां हैं वो 3 हैं। पहली आपकी अवधी, दूसरी बघेली, तीसरी आपकी छत्तीसगढ़ी। और जब हम बात करते हैं नेक्स्ट राजस्थानी हिंदी के बारे में, तो इसकी 4 बोलियां हैं और इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो राजस्थान का पूरा इलाका प्लस आपका मालवा का जो क्षेत्र है उसमें ये बोली जाती हैं। हम बात करते हैं बोलियों के बारे में, तो जो इसकी पूर्वी राजस्थानी की बोलियां हैं वो है आपकी जयपुरी या ढूंढानी। जब हम पश्चिमी राजस्थानी की बात करते हैं तो वो है आपकी मारवाड़ी। जब हम उत्तरी राजस्थानी की बात करते हैं तो वो मेवाती। जब हम दक्षिणी राजस्थानी की बात करते हैं तो वो मालवी। नेक्स्ट आता है आपका बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी का जो विस्तार है वो पूरे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का थोड़ा सा जो इलाका है वहाँ पे है। इसकी जो बोलियाँ हैं वो आपकी पहली है मैथिली, दूसरा आपकी मगही, तीसरी आपकी भोजपुरी। ये इसकी बोलियाँ हैं। जब हम बात करते हैं पहाड़ी हिंदी के बारे में, तो इसका जो विस्तार है आपका उत्तराखंड और आपका हिमाचल और कुछ जो इलाका नेपाल का होता है वहाँ पे। जब हम बात करते हैं इसकी बोलियों के बारे में, तो इसमें है पहली आपकी कुमाऊनी, दूसरी आपकी गढ़वाली, तीसरी आपकी नेपाली। तो ये सब जो बोलियां हैं वो बोली जाती हैं। जब हम बात करते हैं लिपि के बारे में, कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लिपि है क्या। तो लिपि ध्वनियों को लिखने का एक ढंग होता है, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं कि लिपि की जो आवश्यकता है वो क्या है, क्या ज़रूरत पड़ी हमको लिपि की, तो जब हम किसी मौखिक भाषा को एक लिखित रूप देना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे हमें लिपि की ज़रूरत पड़ती है। और अभी जो हमारी लिपि है हिंदी की वो देवनागरी है, और जो कि जो ब्राह्मी लिपि है उसका एक विकसित रूप है, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अब तक कौन कौन से संस्थान बनाए गए, तो इसमें सबसे पहला जो संस्थान है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में, जो कि अंग्रेज़ों के समय बनाया गया। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये 1800 ईस्वी में बना था। जब हम बात करते हैं दूसरा नागरी प्रचारणी सभा, जो कि काशी के अंदर थी, 1893। नेक्स्ट हम जब अगर बात करते हैं दक्षिण भारत के बारे में, तो दक्षिण भारत में जो संस्थान बनाया गया वो चेन्नई में बनाया गया, जिसका नाम है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था मद्रास, जो कि 1915 में बनाया गया। और जब हम गुजरात के क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ पर गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में बनाया गया सन 1920 में। तो ये जो थे संस्थान और इनका जो उद्देश्य था वो था आपका हिंदी का अलग अलग भारत के राज्यों में प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मानक भाषा। तो सवाल ये कि मानक भाषा क्या है। जिस भाषा का प्रयोग हम अपनी शिक्षा के लिए, सरकारी कामकाज के लिए, पत्र लेखन के लिए या फिर पत्र व्यवहार के लिए करते हैं वो आपकी मानक भाषा होती है। और इसकी एक विशेषता ये होती है कि ये बोलने के में काफ़ी सरल होती है और साथ ही साथ ये अन्य भाषा बोलने वाले लोगों के लिए भी सरल होती है। तो जब हम बात करते हैं कि किसी एक भाषा को मानक भाषा का दर्जा हम कैसे दे सकते हैं, क्या उसके अंदर विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए, जब कोई भी भाषा एक मानक भाषा बनती है तो उसको 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला है आपका वो एक बोली रही हो कभी। जब हम बोली की बात करते हैं तो बोली किसी भी भाषा का एक निम्नतम स्तर होता है। तो वो जो भाषा है पहले कभी बोली रही हो, फिर
वो भाषा बनी हो और फिर वो मानक भाषा बनी हो। तो किसी भी मानक भाषा को बनने के लिए 3 चरण होते हैं। पहली आपकी वो बोली हो, दूसरी भाषा हो, फिर वो मानक भाषा हो। जहाँ पे हम बात करते हैं बोली के बारे में, तो ये किसी भी मानक भाषा का निम्नतम स्तर होता है, और जो हम बात करते हैं मानक भाषा, तो ये एकदम उच्चतम स्तर होता है किसी भी भाषा के लिए। जब हम बोली के बारे में बात करते हैं तो बोली किसी क्षेत्र तक ही सीमित होती है और इसका व्याकरण के तौर पे कोई भी विकास नहीं हुआ होता है। जब हम बात करते हैं भाषा के बारे में, भाषा बोली का ही विकसित रूप है और इसका लिखित तौर पर विकास हो चुका होता है। साथ ही साथ इसमें व्याकरण के तौर पे भी इसका विकास हो गया होता है, यहाँ तक कि इसकी लिपि भी बन गई होती है। जब हम बात करते हैं मानक भाषा के बारे में, तो ये मानक भाषा का विकसित रूप है और इसका जो क्षेत्र विस्तार है वो भाषा की अपेक्षा कहीं ज़्यादा होता है। और मानक भाषा वो समय होता है किसी भी भाषा के लिए जहाँ पे वो किसी अन्य भाषा के लिए एक आदर्श बन जाती है, ठीक है ना, तो मानक भाषा होती है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं मानक भाषा के तत्वों के बारे में, तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट तत्व हैं। पहला है आपका ऐतिहासिकता। जब हम बात करते हैं कि किसी एक भाषा को हम मानक भाषा बनाएं, तो उसका एक इतिहास रहा होना चाहिए जिसमें उसके साहित्य लिखे गए हों। दूसरा है आपका स्वायत्तता। जब हम स्वायत्तता की बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि वो भाषा किसी और भाषा पे डिपेंडेंट ना हो, अर्थात वो भाषा स्वतंत्र हो, उसकी खुद की लिपि हो, उसकी खुद की एक व्याकरण हो जिसमें उसके नियम हैं। जब हम बात करते हैं केंद्रोन्मुखता के बारे में, तो इसका आशय यह है कि वो जो भाषा है आपके राजकीय कार्य में, शिक्षा कार्य में और आम बोलचाल में उसका प्रयोग हो रहा हो। और फिर जब हम बात करते हैं व्याकरणिक साम्यता के बारे में, तो इसका आशय ये है कि उस भाषा की एक व्याकरण विकसित हो चुकी हो जिसमें उसके कुछ नियम हो, कैसे उसको लिखना है, क्या चिन्ह रहेंगे उसकी किस ध्वनि के लिए, इस तरह की चीज़ें सब व्याकरणिक साम्यता के अंदर आती है। जब हम बात करते हैं सर्वविध एकरूपता के बारे में, तो वो जो भाषा है लिखित और मौखिक होने के साथ साथ वो विज्ञान, साहित्य, दर्शन आदि में भी उसका प्रयोग हो रहा हो। और जब हम बात करते हैं सहजता और बोधगम्यता के बारे में, तो इसका आशय है कि वो समाज के एक बड़े हिस्से को आसानी से समझ जाए और जो भी अन्य भाषा के लोग हैं उनको भी बोलने में और समझने में उसको आसानी हो। और नेक्स्ट और लास्ट जब हम बात करते हैं बहुसंख्यक प्रयोगशीलता के बारे में, तो इसका मतलब ये है कि वो उस देश के या फिर उस समाज के बहुत बड़े हिस्से द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हिंदी एक राजभाषा के रूप में। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं राजभाषा के बारे में, तो राजभाषा वह भाषा होती है जिसमें किसी राज्य का जो कामकाज, राजकीय कामकाज होता है वो संपादित होता है। अभी हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है और इसका जो वर्णन है वो आपके संविधान के अनुच्छेद 343 में दिया गया है। तो जब हम बात करते हैं कि संविधान में हिंदी भाषा को कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो हिंदी भाषा को संविधान के भाग 17 और उसकी जो अनुसूची 8 और जो अनुच्छेद है आपके 343 से लेके 351 तक, उसमें हिंदी भाषा का मेंशन किया गया है। तो जब भी हमारा संविधान बना था तो प्रारंभ में हमारी केवल 14 भाषा ही ऐसी थी जो कि संविधान के अंदर उसको शामिल किया गया था, मगर बाद में अलग अलग भाषाओं को भी उसमें शामिल किया गया। और जब हम देखते हैं आज के संविधान में, तो यहाँ पे हमारी 22 भाषाएं हैं। उसमें भाषाओं को जोड़ने के लिए जो पहला संशोधन हुआ वो आपका हुआ 1967 में, और वो था आपका 21वां संविधान संशोधन जो कि सिंधी भाषा के लिए किया गया था। जब हम बात करते हैं दूसरे संविधान संशोधन के बारे में, तो वो हुआ था आपका 1992 में, और वो था आपका 71वां संविधान संशोधन। और उसके अंदर आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई, पहली आपकी नेपाली, फिर मणिपुरी, फिर आपका कोंकणी। और लास्ट जो हुआ है वो आपका सन 2003 में हुआ है, और वो था आपका 92वां संविधान संशोधन। इसके अंदर आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई। इसमें थी आपकी पहली बोडो, फिर डोगरी,
फिर मैथिली, फिर संथाली। देखो अब तक क्या होता आया था कि जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता था कि वो उसके सिंपल क्वेश्चन होते थे कि बताओ हिंदी का जो मेंशन है वो संविधान के किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद में है। तो वो एक पुरानी बात थी, मगर अब क्या है कि एग्जामिनर जो भी संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो वो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उस हिसाब से। जब हम बात करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 343 के बारे में, तो वो बताता है जो संघ है यानी भारत, उसकी जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और जो उसकी लिपि है वो देवनागरी होगी। जब हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 344 के बारे में, तो वो बात करता है जो आपकी राजभाषा है उससे संबंधित जो भी उसके आयोग बनने हैं उसके बारे में बात करता है। और जब हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 345 के बारे में, तो वो उस राज्य के विधानमंडल को ये शक्ति देता है कि वो अपनी किसी एक भाषा को राजभाषा के रूप में अपना सकता है। और जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 346 के बारे में, तो वो बात करता है कि संघ और राज्य के बीच में जो आधिकारिक बातचीत होगी उसकी भाषा क्या होगी। संविधान के अनुच्छेद 351 के बारे में, तो वो बताता है कि जो भारत सरकार है उसके क्या कर्तव्य हैं हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हिंदी के जो सम्मेलन हैं उनका पर्पज़ क्या है और अब तक कहाँ पे हो चुके हैं और कहाँ पे प्रस्तावित है। तो जब हम पर्पज़ की बात करते हैं तो इसका जो पर्पज़ है वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। बेसिकली ये आर्टिकल 353 का ही एक लिखा गया है, उसी काम को दर्शाता है जो विश्व हिंदी सम्मेलन है। तो पहला जो हिंदी सम्मेलन था वो आपका हुआ था भारत के अंदर 10 जनवरी 1975 को नागपुर के अंदर। दूसरा जो आपका सम्मेलन हुआ था वो आपका हुआ था 28 अगस्त 1976 को मॉरिशस में। ऐसे ही आपका जो तीसरा सम्मेलन है वो हुआ था आपका भारत के अंदर 28 अक्टूबर 1983 में। ऐसे ही आपके जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो अलग अलग समय पर होते रहे हैं। अभी जो रिसेंटली हुआ है वो 11वां हुआ है, जो कि मॉरिशस के अंदर हुआ 18 अगस्त 2018 को। और नेक्स्ट जो 12वां है वो आपका फिजी के अंदर प्रस्तावित है। तो ये था आपका चैप्टर हिंदी में भाषा का विकास। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो आज का जो स्टार्टिंग जो टॉपिक था वो हमारा यही टॉपिक था कि हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं वो कितनी हैं। अगर आपने वीडियो लेक्चर एकदम ध्यान से सुना है तो आप इसका जो आंसर है इजीली कर सकते हो। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका ए 2 या ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं वो हैं आपकी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, अवधी और कन्नौजी। ऑप्शन बी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। या ऑप्शन सी भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। या फिर ऑप्शन डी मैथिली, ब्रज और कन्नौजी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई। तो ऑप्शन ए आपका लखनऊ, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कलकत्ता। यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है आपका डी कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियाँ किससे संबंधित हैं। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी। यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है वो आपका है सी बिहारी हिंदी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली। तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को या 14 सितंबर 1955 को। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है बी 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है। तो ऑप्शन है आपका मेवाती, ऑप्शन बी टूडानी, ऑप्शन सी जयपुरी या जयपुरी, ऑप्शन डी आपका मालवी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय भाषाओं को संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए आपका सप्तम, ऑप्शन बी अष्टम, ऑप्शन सी नवम, ऑप्शन डी दशम। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, या फिर बी अनुच्छेद 344, या सी अनुच्छेद 345, या डी अनुच्छेद 346। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन ए बनारसी, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी बघेली, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, या ऑप्शन डी 6। यहाँ पे जो हिंदी की उपभाषाएं हैं वो आपकी 5 हैं, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन ए शारदा, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी कुटिल, ऑप्शन डी ब्राह्मी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो आपका है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो पहला है आपका ऑप्शन ए 1804, ऑप्शन बी 1800, ऑप्शन सी 1801, या ऑप्शन डी 1805। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका 1800, बी ऑप्शन। तो ये था वीडियो आपका आज के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।